नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या बाजार में किसी खास वक्त में निवेश करने से ज्यादा रिटर्न मिलता है? क्या बाजार को टाइम करना सही है और निवेश का सही आधार क्या होना चाहिए? क्या रहा है साल के अलग अलग समय निवेश करने का ट्रेंड? ये समझते हैं हमारे दो खास एक्सपर्ट से। परिचय करा दें, फिरोज अजीज डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ से और हर्षवर्धन रुंगटा सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज से। हर्षवर्धन और फिरोज, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। इनफैक्ट ये उत्सुकता भी है और डिबेट भी काफी टाइम तक चलती रहती है, चली आ भी रही है कि क्या बाजार में एंट्री का या बाजार में निवेश का कोई एक सही टाइम होता है जिसमें कोई एक निवेशक अच्छा रिटर्न कमा पाए। इसलिए मैं सबसे पहले फिरोज आपसे जानूं कि क्या है ये पूरा एक मिथ कि बाजार में निवेश करने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए? स्वाति जी, क्या है कि ज्यादातर आप देखते हैं कि लोग के पास पैसा थोड़ा सा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, कभी बोनसेस आती हैं। तो पॉइंट वन ये है कि हमने बहुत सारे महीने देखे, काफी सारे सालों के, ऑलमोस्ट 22-23 सालों के डिफरेंट मंथ्स में कितने मंथ्स में पॉजिटिव रही है, कितने में नेगेटिव रही है। जैसे जनवरी के 23 अलग जनवरीज जो 23 साल से हो रही हैं, उसमें से 14 जनवरीज में नेगेटिव रिटर्न थी और 9 जनवरीज में पॉजिटिव रिटर्न थी। वैसे ही अगर आप देखते हैं तो पहले साल के पहले 4 महीने थोड़ी मार्केट में गिरावट देखने की संभावना ज्यादा है। ऑलमोस्ट 12, 13, 14 महीने पहले 4 महीने में नेगेटिव होते हैं विजावी 22-23 मंथ्स का जो बेस हमने लिया। तो जनवरी में सबसे ज्यादा नेगेटिव थे, 14 नेगेटिव्स आउट ऑफ 23। फरवरी में 12 नेगेटिव्स एंड 11 पॉजिटिव्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मार्केट्स थोड़ी नीचे रहती हैं, तो तब आप अपना लमसम पैसा लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा बनने की संभावना होती है। एटलीस्ट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सेज दैट। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मिथ चला आ रहा है इक्विटी मार्केट में, जब भी पार्टिसिपेंट से बात करो तो दिसंबर थोड़ा ठंडा महीना होता है, ये कहते हैं क्योंकि एफआई लोग अपना बोरा बिस्तर बांध के क्रिसमस के पहले चले जाते हैं। ये गलत फहमी है, क्योंकि अगर आप दिसंबर देखते हैं, 22 दिसंबर, जो 22 सालों के अलग अलग दिसंबर देखे तो 14 दिसंबर पॉजिटिव दिसंबर थे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फ्रॉम अ रिटर्न स्टैंड पॉइंट, वर्स्ट मंथ्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। स्वाति जी, तो ये ट्रेंड आपने बताया पिछले 23 साल का। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग डेटा है ये समझने के लिए कि हम ये जानने की कोशिश करें और इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि निवेश का टाइम, कि आप साल के कौन से महीने में कौन से वक्त निवेश करते हैं, क्या वो वाकई आपका रिटर्न तय करता है, आपका मुनाफा तय करता है। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में हमने देखा, हर्षवर्धन, लगभग यही टाइम था। हम थोड़ा सा इसको हल्का सा और बैक कर दें, हम मार्च 2020 की बात करें, जब बाजार गिर गए बहुत ज्यादा कोविड के डर से। फिर कुछ महीनों के बाद ऐसा समय आया जब बाजार ने बाउंस बैक किया। फिर तो बाजार ने अगले साल में, पिछले 3 साल में ऑल टाइम हाई भी छुआ। तो लोगों को लगा कि भाई हमने तो जब कोविड के टाइम पे जब इतना बाजार गिरा इस डर से कि भाई कोविड आ गया, अब क्या होगा हमारे निवेश का, लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिया, एसआईपी अपनी रोक दी। उनको पछतावा हुआ कि हमने ऐसा क्यों किया। तो यही समझाने के लिए काफी है कि ऐसे कोई भी इवेंट्स आते हैं जब बाजार मार्केट लाइफ में जो साइकिल्स आते हैं वो कभी परमानेंट नहीं रहता है। परमानेंट जो रहता है वो आपका अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, आपका अपना टाइम होराइजन रहता है और आपका अपना गोल रहता है। जी हाँ स्वाति, तो देखिए, हम ये पूरे एनालिसिस को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है जो हम रेगुलर ट्रेंड ओवर लॉन्गर पीरियड देखते हैं। सो यही चीज फिरोज ने जो अभी कही कि हमने 2001 से 2023 का डेटा जो इन्होंने शेयर किया है वो ये है कि कौन से महीने में इन द लास्ट 22 ईयर्स, पिछले 22 सालों में हर महीने का अगर डेटा देखते हैं तो कितने टाइम ऐसा था कि मार्केट कौन से महीने में गिरा हुआ था और कौन से महीने में ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो ये हो गया एक लॉन्ग टर्म डेटा। दूसरा हो गया कि आप एक इवेंट्स देखते हैं, जैसे मार्च 2020 में कोविड हुआ, कोविड की वजह से मार्केट में करीबन 40% की गिरावट आई और उसके बाद मार्केट अगर जो चला है तो उसके रिटर्न्स का जो हम एनालिसिस करते हैं।
और तीसरा एक रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म गोल। तो उन्हें उनके लिए क्या ये हर महीने की वॉलेटिलिटी इतनी फर्क पड़ता है, उन पे नहीं पड़ता है। तो हम इस पूरी चीज को हम तीनों चीजों में एनालिसिस करते हैं। तो पहला जो था वो है कि 2001 से 2023 की जो रिपोर्ट है, जो डेटा पॉइंट्स है, वो ये जो फिरोज बता रहे थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये जो पहले 4 कैलेंडर मंथ्स हैं, इनमें मोस्टली इन द लास्ट 22 ईयर्स देखा गया कि मार्केट नीचे रहा है इन द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो इसमें अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका इट सीम्स ऐसा लगता है कि अच्छा मौका है। उसी तरह आप अगर जुलाई देखते हैं या दिसंबर पीरियड देखते हैं तो उस समय मार्केट कम गिरे हैं। इन द पिछले पिछले 22 सालों में दिसंबर महीने में मार्केट ज्यादा बढ़ा है इन कंपैरिजन टू जितना घटा है। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए होगा जो शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं, जो उन्हें 1 साल का इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट को टाइम करके कोशिश करना है कि उन्हें कमाना है। ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। इन्वेस्टर्स अगर 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जनवरी में मार्केट थोड़ा गिरा हुआ है या फरवरी में क्या है या दिसंबर में क्या है, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो हमने बात की वो थी कि कोई इवेंट आते हैं, कोविड-19 जैसा इवेंट है, रशिया यूक्रेन वॉर है, या और कोई इवेंट्स आते हैं, ग्लोबल टर्मोइल होता है, 2008 का रिसेशन है। ऐसे कोई मौके आते हैं जब मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। उस समय इन्वेस्टर्स किस तरह का सोचते हैं? तो उस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी ये सोच सकता है कि अभी मेरा डेट एलोकेशन था, मान लीजिए 60% और इक्विटी 40 था, और मार्केट गिर चुका है, तो क्या मैं ये एलोकेशन स्विच करूं? मैं 60 डेट से लेके क्या मैं इक्विटी को 70-80 बना सकता हूं कि नहीं? तो ये भी लॉन्ग टर्म को व्यू में लेते हुए ही ये एसेट एलोकेशन चेंज करते हैं, जब ये स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, जो मेगा इवेंट्स होते हैं। और तीसरा पहलू ये है कि जो एक इन्वेस्टर है जो मान लीजिए 10 या 20 साल के लिए अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा है या बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जनवरी में एक इंस्टॉलमेंट आपकी जारी है और फरवरी में ऐसे करते करते आप अगले 10 साल या 15 साल तक आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट का ट्रेंड कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा स्वाति, हमने एक पिछली बार हमने एक बार ये बात की थी कि क्या मार्केट्स में एसआईपी इन्वेस्टर्स को इतनी चिंता करनी चाहिए। तो आई थिंक इन 3 पहलुओं से अगर हम उसे कंपेयर करेंगे, हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो इन्वेस्टर के रूप में मैं एक ही चीज कहूंगा कि इन्वेस्टर को मार्केट टाइमिंग नहीं करनी चाहिए। वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, वो ज्यादा फायदेमंद है रादर देन मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने में। बहुत मशहूर कहावत भी है, बाजार में कही जाती है कि बाजार को टाइम करने से ज्यादा जरूरी होता है कि बाजार में कितने टाइम तक आप रुके हुए हैं। पर ट्रेंड को समझना भी बेहद जरूरी है, इंटरेस्टिंग है। उससे एक पैटर्न हमें समझ में आता है कि आखिरकार कैसा एक माहौल है, कैसा एक हैबिट है, और हमें इवेंचुअली करना क्या चाहिए। फिरोज, मैं आपसे बात समझना चाहती हूँ। एक तो हमने ट्रेंड जिस पर हमने चर्चा की शुरुआत में, ऑलमोस्ट पिछले 22 सालों में, या हम ऑलमोस्ट इस साल के 5 महीने खत्म कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं 22.5 साल इन अ वे। उसमें बाजार का ट्रेंड कैसा रहा है, उसके मुताबिक क्या एक सही समय है निवेश करने का किसी एक निवेशक के लिए। पर जब एक अतिरिक्त पैसा, एक एक्स्ट्रा मनी अपने इन्वेस्टमेंट में डालने का टाइम आता है, इसी ट्रेंड से कोरिलेट करते हुए जो साल के पहले जो महीने होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, आपको लगता है वैसे भी लोग इस टाइम पे निवेश या अतिरिक्त पैसा ज्यादा निवेश करते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस? कई लोगों को बोनस, इंक्रीमेंट मिलते हैं, कई लोग जैसे इस टाइम पे रिटायरमेंट का भी टाइम होता है, उनके पास एक लमसम पैसा आता है, एंड फिर अगेन रेस्ट अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर तक का टाइम होता है, उसमें भी यूजुअली दिवाली के टाइम पे बोनस का टाइम होता है जो अतिरिक्त पैसा लोग बाजार में लगाते हैं। तो क्या ऐसा भी ट्रेंड देखने को मिला है जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पैसे लगाने की बात करें तो? देखिए कविता, सॉरी स्वाति जी, आपने सही सही फरमाया कि लोगों को पैसे मिलते हैं। टैक्स के पर्पज से भी लोग बहुत मंथ जैन फेब मार्च में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ये लेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट 1। बट एक चीज तो हमेशा हर निवेशक को याद रखनी चाहिए कि जब भी आपके पास कोई मार्केट की फॉल मिले, ठीक है, मार्केट लास्ट 22 साल जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, 22 साल में अगर हम देखें मार्केट हर साल गिरती है। 14% एवरेज गिरावट देखने को मिली है। वो 2 साल जैसे हर्ष जी भी कह रहे थे, कोविड का साल में 40% की गिरावट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 30-35-40% की गिरावट, वो 2 साल को छोड़ भी दें कि ये एक्सेप्शन ईयर्स है, तो बाकी 20 सालों में एवरेज 14%, 14.5% मार्केट गिरी है।
तो इससे आप क्या सीख ले सकते हैं और क्या उससे एक्शन निकाल सकते हैं? पॉइंट वन, जब भी आपको 5-7% की गिरावट दिखे तो ज्यादा इन्वेस्ट करने की आपको एक चाह सी होनी चाहिए। बैंक अकाउंट में कभी 15-20 हजार पड़े हो, उसके आप थोड़े एडिशनल यूनिट्स खरीद लें। जब भी 5-7% की गिरावट मिलती है, मैं अपने बैंक अकाउंट को खाली जरूर करता हूँ और उसमें बैलेंसेस जो भी होते हैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इक्विटी मार्केट्स। जब आप ये 22 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मैं तो डेफिनेटली थोड़ा सरप्राइज हुआ था। सिर्फ 4 ऐसे साल हैं कैलेंडर ईयर्स जहां पे मार्केट नेगेटिव रही है। फिर मैं सोचता हूं कि लोगों को परसेप्शन जो इक्विटी का रिस्क का है वो कई गुना ज्यादा है। 22 साल में 18 साल इक्विटी मार्केट ने कैलेंडर ईयर्स में पॉजिटिव दिए, सिर्फ 4 साल नेगेटिव दिए। बट इक्विटी मार्केट कुछ ज्यादा ही बदनाम है। सो मैं ये कहूंगा कि भाई डेटा देख के आप अपना निर्णय लें, और जब भी मार्केट गिरे तो इतना शॉक ना हो। मार्केट की आदत है गिरने की, तो इसका आश्चर्यचकित होकर इन्वेस्टर पूछता है कि क्यों गिर गई मार्केट। फर्क नहीं पड़ता, वो गिरेगी, वो पहले से बता चुकी है कि गिरना तो वाली है। आपको क्या करना है ये आपको समझना है। बट में ही खरीदारी का मौका तलाशना एक निवेशक का काम होता है। वो आपको अपने यूनिट्स को और ऐड करने में मदद करेगा, आपको फायदा देगा। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा इससे मिलता है। अच्छा हर्ष, तो वो लोग जो कि बाजार को टाइम करना चाहते हैं, बाजार को टाइम करने से मतलब ये हुआ कि आपने सोचा कि बाजार अब इस इवेंट से उछलेगा तो चलो इस टाइम पे एंट्री कर ली जाए, तो आप वो मौके तलाशते हैं बाजार में एंट्री करने के। तो इसका नुकसान जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इसका नुकसान क्या हो सकता है किसी के निवेश पर? तो देखिए स्वाति, पहली बात तो ये है कि आपको मान लेना चाहिए कि मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते। तो ये तो पहली बात है। ये आपने आपसे सवाल पूछे कि क्या आप में इतनी क्षमता है कि इतने सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको आप एनालाइज करें और ये टाइम करें कि भाई ये टाइम पे मुझे मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला है। देखिए मुझे ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला, मुझे तो मैं कैसे बताऊं आपको कि 1 साल बाद या 10 साल बाद मार्केट कहाँ रहने वाला है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो अपनी प्रोफाइल को पहले समझिए कि आप किस इरादे से मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो यस, आप मार्केट टाइम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सही टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदने और वो उसे आपको बेचना है, तो आपको मुनाफा कमाना है। तो उसके लिए जो एनालिसिस लगता है वो अलग है। वो आपको टेक्निकल एनालिसिस होगा, न्यूज बेस्ड होगा कि इस कंपनी में कोई कोई डेवलपमेंट होने वाला है और वो डेवलपमेंट को आप होने से पहले या उस समय आप उसको कैप्चर कर लें तो आपको उसके शेयर प्राइसेस में डिफरेंसेस मिलेंगे। तो ये चीज की जो तरीका है ये इन्वेस्टर के लिए नहीं है। तो आप ट्रेडिंग जब नहीं कर रहे हैं तो फिर मार्केट को टाइम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट को आपको टाइम करना ही पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू में, कोई भी भाव में आप कोई भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते। सो ये चीज आप पहले एक बार कर लीजिए। अगर एक इन्वेस्टर है जो जो टाइमिंग करने की कोशिश करता है तो इनवेरिएबली हमने देखा है कि वो बैठे रह जाते हैं। जो बोलते हैं ना सिटिंग ऑन द फेंस, वो वेट करते हैं कि मार्केट जब गिरेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, और पता चलता है कि मार्केट वहां से वापस ऊपर चला जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट उनका बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहता है, वो मार्केट में लगता ही नहीं है। सो टाइमिंग करने से जितना नुकसान लोगों को हुआ है उतना शायद मार्केट की फ्लक्चुएशन से भी इन्वेस्टर को नहीं हुआ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी में अगर कॉन्फिडेंस है कि भाई आगे जाते हुए आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी यहाँ से प्रोग्रेस करेगी और मुझे ये भी पता है कि मैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, तो मैं क्यों पैसे लेके बैठा रहा हूँ? मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ, मैं अगर मेरे पास लमसम है तो मैं उसे स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ये कि भाई चलो मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं उसे 5 इंस्टॉलमेंट में या 4 इंस्टॉलमेंट में मैं साल भर में 3-3 महीने में मैं इन्वेस्ट करूँ, वो बात समझ में आती है कि भाई आपको थोड़ा तो एवरेज करना है। लेकिन आप बोलेंगे मैं 10 लाख से पूरा कर लेके बैठा रहता हूँ क्योंकि कोई आपके दोस्त ने या कोई किसी ने कहा है आपसे कि मार्केट तो यहाँ से गिरने वाला है, तो आप वेट करते हैं ये पूरे 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट नहीं करूं क्योंकि मार्केट गिरेगा तब मैं एंट्री लूंगा, और आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट 15-20 साल के बाद है, तो आप किस चीज का मतलब फायदा उठा पाएंगे? और मार्केट अगर यहाँ से चल गया तो आप वो 10 लाख इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक जितना नुकसान इन्वेस्टर्स को, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना नुकसान इन्वेस्टर्स को टाइमिंग की वजह से हुआ है उतना शायद मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद नहीं हुआ है। तो मेरा सुझाव तो इन्वेस्टर्स के लिए यही रहेगा, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें क्योंकि कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो थोड़ा बस फ्लक्चुएशन से आपको एंड रिजल्ट कुछ भी ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लमसम की एपिटाइट नहीं रखते हैं पूरा, तो आप कम से कम स्टैगर कर दो, उसे 4-5 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर लीजिए।
तो कम से कम आप उतना टाइम एवरेज करके आप मार्केट में एंट्री ले लीजिए। तो जानने की कोशिश करें कि निवेश की क्या हो सही स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट इस पूरे क्रम में, निवेश के क्रम में हर्षवर्धन, ये मुझे एक बात समझाइए। हम एसेट एलोकेशन तय करते हैं और जब बाजार में थोड़ा बहुत अस्थिरता आती है, कई बार हमारा जो एसेट एलोकेशन है बिगड़ जाता है। तो एसेट एलोकेशन के थ्रू हम इसको वापस पटरी पर ला सकते हैं, और कब किया जाए, कितनी बार करना सही है इस तरीके की कोई रीबैलेंसिंग? तो वेल ये बहुत अच्छी बात आपने रेज की है स्वाति, कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक इन्वेस्टर क्या सोचता है कि मुझे अपने पैसे इक्विटी और डेट में डिवाइड करना है, क्योंकि हम सारे पैसे इक्विटी में या सारे डेट में नहीं लगाते। तो जब आप ये रेशियो तय करते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जाते हैं कि भाई आपके टाइम होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपके रिस्क एपिटाइट क्या है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो होता है, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं 60% इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, 40% डेट में इन्वेस्ट करूंगा। अब एक साल बाद तो आप कितनी फ्रीक्वेंसी में ये चीज करेंगे? अक्सर आप ना करीबन एक साल का गैप रखते हैं, हर महीने हर 6 महीने से नहीं करती है एक्सरसाइज। तो आपने शुरुआत कर ली और मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए थे, आपने 60,000 रुपए इक्विटी में लगाए और 40,000 रुपए डेट में लगाए। अब एक साल बाद इक्विटी मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा, डेट ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज्यादा ही रिटर्न देगा। सो मान लीजिए आपका ये रेशियो चेंज हो गया, क्योंकि इक्विटी मार्केट ने मान लीजिए कोई रिटर्न नहीं दिया और डेट ने आपको 6% का रिटर्न दिया है, तो ये रेशियो आपका थोड़ा चेंज हो गया। तब आप उसे रीबैलेंस करेंगे। रीबैलेंस किस तरह से होगा कि आपको रेशियो मेंटेन करके रखना है, जहां पे डेट अभी बढ़ चुका है तो आप डेट थोड़ा बेचेंगे और इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका रेशियो 60-40 ओरिजिनल जैसा वापस आ जाता है। ये एक्सरसाइज आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको अपना एसेट एलोकेशन रेशियो मेंटेन करना है। इस तरह से क्या हुआ कि आपने डेट जब बढ़ा, थोड़ा सा डेट में प्रॉफिट बुकिंग किया और इक्विटी चला ही नहीं था, तो आपने इक्विटी में स्विच कर लिया। जब इक्विटी चलेगा तो आपको ज्यादा मुनाफा कमाने मिलेगा और आपका रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए आपका एसेट्स डिवाइडेड। तो ये एक्सरसाइज आप उस चीज के लिए कर रहे हैं। और कब करेंगे? जैसे मैंने कहा, इसे बहुत फ्रीक्वेंटली करने की जरूरत नहीं है, आप साल में एक बार करेंगे। मान लीजिए कोविड जैसा कोई सिचुएशन आता है, कोई बहुत अनयूजुअल इवेंट है जिसमें मार्केट ने बहुत शार्पली क्रैश किया है, तब आप उसे मौका जरूर ले सकते हैं और उसका एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। उस समय आप उसको रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। सो आइडियल सिचुएशन में साल में एक बार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में आप उस समय डिसीजन लेके फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके। और फिरोज, आपके व्यू में जितना हम ट्रेंड को समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश करें, जो अतिरिक्त पैसा है या जो एक्स्ट्रा फंड है किसी का, हम नए निवेश की बात नहीं कर रहे हैं या बाजार को टाइम करने की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ऐसे टाइम पर डालें जहां पर एक एक्स्ट्रा फायदा मिले, तो उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट टाइम है क्या? ऐसा समझना सही रहेगा? स्वाति जी, हम आनंद राठी वेल्थ में एक चीज करते हैं कि हम निफ्टी की एक्चुअल फंडामेंटल वैल्यू क्या होनी चाहिए इसका एक अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम देखें तो इस साल निफ्टी की अर्निंग्स की उम्मीद हमें 936 रुपीज की है। 936 रुपीज की कमाई है निफ्टी की। अगर 20 की पीई मानू, 20 गुना की पीई मानू तो 18,720 रुपए होते हैं। आज मार्केट है लेट्स अज्यूम 18,400 पे। तो मार्केट की जो लेवल है वो फंडामेंटल लेवल से कम है हमारे हिसाब से। तो ऐसे समय में हम क्लाइंटों को कहते हैं कि आप एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। अगर समझिए मार्केट की लेवल 20,000 होती और फंडामेंटल लेवल 18,700 होती, तो हम क्लाइंट को बोलते कि आप स्टैगर क्यों नहीं कर लेते 6 महीने 8 महीने। जब भी आपको मार्केट उसके फंडामेंटल लेवल से सस्ती मिले तो आपको एक मुश्त निवेश करना है, उससे महंगी मिले तो स्टैगर आए। अब फंडामेंटल लेवल मिले कहां से? तो आनंद राठी में हम कंप्यूट करते हैं, हमारी जो अर्निंग की एस्टिमेट आती है, जैसे इस साल की हमारी अर्निंग एस्टिमेट थी 840 रुपए, तो निफ्टी की ऑलमोस्ट 841 रुपीज की अर्निंग्स की ऑलमोस्ट हो रही है इस साल। सो हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट की फंडामेंटल लेवल कंप्यूट करते हैं हम। अगर एक रिटेल निवेशक आपका शो देख के वो फंडामेंटल लेवल फाइंड आउट कर सकता है, तो इट बिकम्स अ वेरी गुड इंडिकेटर प्रोसेस टू डिसाइड व्हेन टू एंटर। आइए अब कुछ फंड्स पर भी चर्चा कर लेते हैं कि बाजार में कौन से फंड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जहां पर आप मौके तलाश सकते हैं अपने लिए पोर्टफोलियो बनाने का। इसे हर्षवर्धन, मैं आपसे शुरुआत करती हूं।
आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? स्वाति, अगर आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आप मेरे पसंदीदा फंड्स की नाम पूछ रहे हैं। और तो मैं आपको Yes. बता दूं, अगर एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहे तो ये 5 स्कीम मैं अलग अलग कैटेगरीज की बता रहा हूँ। सो ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, तो निफ्टी की 50 कंपनियों में इक्वल एलोकेशन होता है 2% का, तो एवरी कंपनी में 2% का एलोकेशन होगा। ICICI Pru मल्टी कैप, इसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों मार्केट के सेगमेंट से 25% का कंपलसरी एलोकेशन है, और बैलेंस जो अमाउंट है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एसेंशियली क्यों, क्योंकि एक वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है विद इंटरनेशनल इक्विटी, सो आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन है एंड द परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड। व्हाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम with very good experience in the mutual fund industry, in the investment industry. So I think in the mid cap segment में White Oak Capital का mid cap fund recommend करूंगा। और साथ ही मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड, इस कारण से क्योंकि इसमें आपको इक्विटी ज्यादा है, ऑफ कोर्स डेट एंड प्रेशियस मेटल्स जो कमोडिटीज एंड गोल्ड कमोडिटीज हैं वो भी आपको एक्सपोजर एक ही फंड में मिल जाता है। ओके, तो ये रहे हर्षवर्धन के पसंदीदा फंड्स। और फिरोज, आपकी नजर में कौन से फंड्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे निवेशकों को? मैं डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट फंड्स रेकमेंड करते हैं, मोर प्रोस्पेक्टिवली रेन देन रेट्रोस्पेक्टिवली। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप लार्ज कैप में, SBI लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज मिड कैप कैटेगरी, क्वांट एक्टिव एक मल्टी कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप एज द नेम सजेस्ट इट्स अ फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI Pru डिविडेंड यील्ड, ICICI Pru फोकस्ड और SBI कॉन्ट्रा। ये सब जो फंड्स हैं अलग कैटेगरीज के हैं और प्रोस्पेक्टिवली चूज किए हैं। काफियों के पास परफॉर्मेंस आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे, बट आई थिंक इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम इवैल्यूएट करते हैं, उनकी टारगेट्स डालते हैं, उसमें ये खरे उतरते हैं। ओके, तो ये अलग अलग कैटेगरीज के फिरोज के पसंदीदा फंड्स हैं जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में आप ऑफ कोर्स अपनी रिसर्च, अपने अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानर है उसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पर यही हमने समझा कि बाजार को टाइम करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाजार में आप कितना टाइम बिताते हैं। लमसम पैसा है, एक मुश्त पैसा है, उसको कैसे आपको निवेश करना है, स्टैगर्ड वे में करें थोड़ा थोड़ा करके, या फिर एक साथ लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करें। थोड़ा उसके लिए आपको समझ की भी ज़रूरत है, इसलिए आप एक अच्छे एडवाइज़र की मदद लें इसके लिए। और सबसे ज़रूरी, लंबी अवधि के निवेश में बाजार की छोटे मोटे उथल पुथल से ना घबराएं और SIP से छेड़छाड़ मत कीजिए। यही एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके निवेश की जर्नी के लिए। बहुत धन्यवाद फिरोज आपका, और हर्षवर्धन आपका भी हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में इस चर्चा में शामिल होने के लिए।